प्यारे विद्यार्थियों, हमने इससे पिछले वीडियो तक 5th लेसन कंप्लीट कर लिया था विद्युत धारा का। और विद्युत धारा का हमने जो है अच्छी तरह से कंसेप्ट पढ़ा है, प्रतिरोध का कंसेप्ट पढ़ लिया अब, और सेल का भी कंसेप्ट पढ़ लिया। अब इसके बाद में जो है हम विद्युत परिपथ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। और सर्किट के अंदर भी सबसे पहले जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है किरचॉफ के नियम, किरचॉफ्स लॉज। ओके, एक्चुअल में कुछ ऐसे जटिल विद्युत परिपथ होते हैं जिनको हम जो है बहुत इजीली जो है सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जैसे ओम का नियम हमने पढ़ा है या सेलों के संयोजन पढ़े हैं, तो उनके अंदर जो कैलकुलेशन है सेलों के संयोजन की, वो कैलकुलेशन हम यूज़ नहीं करके किरचॉफ के नियम से भी हम कुछ जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे हमें कहीं पर जो है विभवांतर ज्ञात करना है या कहीं पर धारा ज्ञात करनी है, तो या विद्युत वाहक बल जो भी हैं वो हम यहाँ पे किरचॉफ के नियमों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए हम विद्युत परिपथ की स्टार्टिंग जो है वो किरचॉफ के नियमों से करते हैं। किरचॉफ ने दो टाइप के नियम दिए थे। पहला जो नियम था वो था धारा का नियम। धारा का नियम, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं संधि का नियम। ओके, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ का धारा का नियम, करंट लॉ। संधि का नियम, जहां पे जंक्शन बनता है, जंक्शन लॉ भी कह सकते हो, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। दूसरा जो नियम हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वोल्टता का नियम। वोल्टता का नियम, या इसको हम एक और नाम देते हैं लूप का नियम। यह है लूप का नियम, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL। ओके, तो दोनों नियमों को हम जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं। अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा कि धारा का नियम या संधि का नियम क्या है, वोल्टता का नियम या लूप का नियम क्या है। कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर मान लो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आता है तो उस केस में दोनों नियम पूछ लिए जाते हैं। अदर देन 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार जो है पूछा जाता है कि किरचॉफ का धारा का नियम लिखिए या किरचॉफ का लूप का नियम लिखिए, वोल्टता का नियम लिखिए। नाम अलग अलग आ सकते हैं, तो इसलिए हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। देखो, धारा का नियम जो है उसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लो कि हमारे पास ये कोई संधि बिंदु है और इस संधि बिंदु से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही है। हम यहाँ सपोज करें कि कुछ धाराएं जो हैं वो संधि की तरफ आ रही हैं और कुछ संधि से दूर की तरफ जा रही है। जैसे मान लो कि ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है। ओके, ये नियम क्या कहता है कि संधि बिंदु से गुजरने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। मतलब इस नियम के अनुसार हम क्या बोलेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में संधि बिंदु से गुजरने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। करंट पासिंग थ्रू जंक्शन पॉइंट इन सर्किट ऑलवेज 0। ओके, इसका मीनिंग क्या होगा कि जितनी धाराएं आ रही हैं संधि की तरफ उतनी ही संधि से आगे जाएगी। अब यहाँ साइन कन्वेंशन हम अपने अनुसार ले सकते हैं कि टोटल आपको बीजगणितीय योग करना, मतलब I1, I2, I3, I4 और I5 का। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी धारा संधि की तरफ आ रही है और कौन सी धारा संधि से दूर जा रही है। तो हम क्या करेंगे कि एक तरफ की दिशा को धनात्मक ले लेंगे और दूसरी तरफ की दिशा को ऋणात्मक ले लेंगे।
जैसे यहाँ मैं जो है अपने हिसाब से कर रहा हूँ कि अगर संधि की तरफ आने वाली धाराओं को धनात्मक लिया जाए तो संधि से जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेंगे। तो इट मीन्स संधि की तरफ आ रही है धाराएं I1, I2, I3 जा रही है इसलिए माइनस में ले लें, I4 आ रही है, I5 जा रही है, कुल योग इनका क्या होगा 0। क्लियर? बहुत इजी कंसेप्ट है। एक बार फिर से सुनिए और नोट कीजिए। इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में किसी संधि बिंदु से गुजरने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। अर्थात जितनी धाराएं संधि की तरफ आती हैं उतनी ही धाराएं संधि से दूर की तरफ जाती हैं। मतलब आपको यहाँ पे ये भी कंफ्यूज नहीं होना है, नंबर ऑफ जो धारा है वो नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि I1, I2 और I4 तीन धाराएं आ रही हैं तो दो ही कैसे जा रही है। धारा का मान देखना है हमें कि जितने एम्पियर की धारा संधि की तरफ आ रही है उतने ही एम्पियर की धारा संधि से दूर की तरफ जाएगी। अब ये क्या प्रूव करता है कि संधि बिंदु पर आवेश जो है जितना आता है उतना ही जाता है। मतलब आवेश जो है वो किसी भी बिंदु पर स्थिर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित हैं। यानी संधि की तरफ आने वाला आवेश संधि से जाने वाले आवेश के कुल आवेश के बराबर होता है। क्लियर? तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर यह नियम आधारित होता है। दूसरी बात, यहाँ हमने एक सिंपल सा ऐसा परिपथ बनाया जो आपको बंद नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नियम है ये चाहे हम खुले परिपथ में काम में लें या बंद परिपथ में, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के लिए आप खुला परिपथ भी बना सकते हैं। तो खुले परिपथ या बंद परिपथ दोनों के लिए इस नियम को हम लागू कर सकते हैं। क्लियर? एक सिंपल सी प्रॉब्लम देखें, इस पे आधारित जो है प्रॉब्लम बहुत सिंपल आती है। और फॉर एग्जांपल मैं जो है इस टाइप का एक सर्किट बनाता हूँ। यूँ कह देते हैं कि यहाँ से 1 एम्पियर की धारा आ रही है, यहाँ से 0.5 एम्पियर की धारा आ रही है और यहाँ इसको भी आती हुई दिखा देते हैं, 2 एम्पियर की धारा आ रही है, इसमें 3 एम्पियर की धारा जा रही है। तो पूछ लिया जाता है कि यहाँ धारा कितनी जाएगी। तो हम क्या करेंगे, संधि बिंदु लेंगे। एक संधि बिंदु आपका यहाँ बन रहा है A, ये B और ये C। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संधि A पर देखेंगे। A पर देखोगे तो 1 एम्पियर इधर से आ रही है, 0.5 एम्पियर इधर से आ रही है, तो इसका मतलब B की तरफ कितनी धारा जाएगी, 1.5 एम्पियर। ओके, अब संधि B पर देखोगे तो 1.5 एम्पियर इधर से आ रही है, 2 एम्पियर इधर से आ रही है, इसका मतलब 2 और 1.5 3.5 एम्पियर कुल धारा आ रही है। तो आगे भी कितनी जाएगी, 3.5 एम्पियर। इस 3.5 एम्पियर में से C की तरफ 3.5 आ रही है, जिसमें से एक धारा जाती हुई दिख रही है 3 एम्पियर की, तो इधर धारा कितनी जाएगी, रिमेनिंग 0.5 एम्पियर। क्लियर? सिंपल सा है। तो ये जो है धारा का नियम है या संधि का नियम, जिसको हम बोल रहे हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ। सिंपल समझ में आ जाएगा। संधि की तरफ आने वाली धाराएं और संधि की तरफ से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर रहता है या टोटल बीजगणितीय योग 0 होता है। ओके, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा नियम देखते हैं, वोल्टता का नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लूप का नियम, लूप का मतलब यहाँ पे बंद परिपथ बनेगा, क्योंकि वोल्टता हमेशा बंद परिपथ में ही परिभाषित होती है। ओके, अब देखो एक सिंपल सा मैं परिपथ बनाता हूँ। ये मान लो कैपिटल R प्रतिरोध है, ये स्मॉल r है और ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है। किरचॉफ का वोल्टता नियम ये कहता है कि इस पूरे बंद परिपथ के अंदर कुल वोल्टता हमेशा 0 रहेगी।
यानी समेशन ऑफ V इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू KVL, वोल्टता का नियम या लूप का नियम। मतलब बंद परिपथ के अंदर कुल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। अब यहाँ शून्य होने का मीनिंग ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल इस परिपथ की हम बात करें तो ये सेल इस प्रतिरोध में धारा प्रवाहित कर रहा है, और हमने इससे पहले 5th लेसन के अंदर ये पढ़ा है कि बैटरी जो है धारा प्रवाह के लिए कार्य करती है। ओके, कार्य करती है, इट मीन्स यहाँ पर भी ऊर्जा का कंसेप्ट हम ले सकते हैं। तो ये जो कार्य करेगी उस कार्य को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हो, एक तो इसके सिरों पर विभवांतर के लिए और एक इसके सिरों पर विभवांतर के लिए। मतलब कैपिटल आर के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होने के लिए और स्मॉल आर के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होने के लिए। दोनों का जो विभवांतर है वो ई के इक्वल होना चाहिए। ओके, तभी तो कुल वोल्टताएं 0 होगी और तभी हमारा जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है वो भी सिद्ध होगा, यानी ऊर्जा संरक्षित रहती है। अदर देन क्या होगा कि हम कहेंगे कि यहाँ पे ऊर्जा संरक्षित है ही नहीं, जबकि ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। तो इसका जो साइन कन्वेंशन है सिंपल सा है कि आपको किस दिशा में चलना है। यहाँ भी साइन कन्वेंशन जो है बहुत सिंपल है कि अगर हम धारा की दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक ले लें तो सेल का जो सिरा पहले आ रहा है उसके अनुसार विद्युत वाहक बल का चिन्ह लेकर के आप जोड़ करके टोटल बीजगणितीय योग 0 कर सकते हैं। या अगर इसका उल्टा, जैसे कई कहते हैं कि धारा की दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक ले लें, तो फिर सेल का जो सिरा बाद में आ रहा है उसके अनुसार उसका विद्युत वाहक बल का चिन्ह ले लें। फॉर एग्जाम्पल ये परिपथ हैं ABCD और मैं यहाँ पे चल रहा हूँ ADCB। ADCB पथ पर अगर हम KVL लगाएं तो A से B की तरफ जाएंगे, यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं। B से C की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न होगा। मैं यहाँ पे धारा की दिशा में प्लस ले रहा हूँ, ठीक है, सॉरी ADCB, A से D की तरफ जा रहे हैं तो पहले सेल का प्लस आ रहा है तो पहले प्लस E लेंगे। उसके बाद में धारा यहाँ पे इस दिशा में आ रही है तो इसके सिरों पर जो वोल्टेज हैं उसको हम क्या ले लेंगे, माइनस में, और फिर इसके सिरों पर वोल्टेज है वो भी माइनस में, इक्वल टू 0। क्लियर? या हम दूसरा पथ और ले लें, जैसे ABCDA, क्लोज लेना है, पूरा बंद परिपथ लेना है। ABCDA पथ के अनुदिश अगर चलेंगे तो इस पर वोल्टेज ड्रॉप को हम धनात्मक ले लें, तो फिर स्मॉल आर के सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप वो भी धनात्मक आएगा, और E का पहले क्या आ रहा है, नेगेटिव, इक्वल टू 0। तो दोनों में रिजल्ट सेम मिलेगा। ओके, मतलब ऊर्जा संरक्षित है, इसलिए इस बंद परिपथ के अंदर कुल वोल्टताओं का योग 0 है। तो वोल्टता का नियम यही है KVL के किसी भी बंद परिपथ के अंदर कुल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग हमेशा 0 होता है, और उससे हमें ये सेम रिजल्ट मिलने वाले हैं। क्लियर? एक सिंपल सा क्वेश्चन करके बताता हूँ मैं आपको, और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि वोल्टता का जो नियम है उसको हम अप्लाई कैसे करें। आपको बहुत सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन यूँ दिया जाता है कि जैसे ये एक सेल है, यहाँ एक प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ एक और सेल है, एक प्रतिरोध लगा हुआ है, और ये बाह्य प्रतिरोध है। मान लें कि ये 10 वोल्ट का है, ये 8 वोल्ट का है, ये 2 ओम प्रतिरोध है, ये 1 ओम प्रतिरोध है, और ये 3 ओम प्रतिरोध है। हालांकि हमने समांतर क्रम संयोजन पढ़ा है, लेकिन हम समांतर क्रम संयोजन से नहीं करके यहाँ पे किरचॉफ का नियम अप्लाई करेंगे, वोल्ट का नियम और धारा का नियम। मान लें कि सेल जो 10 वोल्ट का है उससे धारा I1 प्रवाहित हो रही है, 8 वोल्ट से धारा I2 प्रवाहित हो रही है, और ये संधि बिंदु है जहाँ पर दोनों धाराएं मिलेगी, तो यहाँ पे I3 प्रवाहित हो रही है जो I1 प्लस I2। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि I1 और I2 के मान
I1, I2 और I3 के मान ज्ञात कीजिए। तो हम किरचॉफ के नियमों की सहायता से I1, I2, I3 के मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके अंदर कम से कम 2 लूप काम में लेंगे। जैसे मैं नाम दे देता हूं A, B, C, D, E और F। ओके, हम पहले लेते हैं लूप A, B, C, D, A, यानी पूरा कंप्लीट ले लेते हैं। तो कंप्लीट के अंदर A से B की तरफ जब जाओगे तो सबसे पहले आ रहा है सेल का पॉजिटिव, इसलिए मैं लिख लूंगा 10। इसमें धारा कौन सी बहेगी भाई, I1, इधर से यूं ही आ रही है, इसका मतलब इस पर वोल्टेज ड्रॉप लेकिन नेगेटिव 2I1। B से C से D की तरफ आओगे तो यहाँ पे धारा I3 प्रवाहित हो रही है जो I1 प्लस I2 है, 3 ओम पर है और हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं। I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख सकते हो एक बहुत सी सिंपल सी समीकरण मिल रही है, 2I1 माइनस 3I1 मीन्स 5I1 माइनस 5I1 और ये गुणा होगा तो माइनस 3I2, मतलब माइनस 5I1 माइनस 3I2 इक्वल टू माइनस 10 मीन्स 5I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 10। एक समीकरण बन गई। ऐसे ही हमें क्या करना है, एक और लूप लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले जो है ये वाला लूप ले लिया कंप्लीट, अब हम ये छोटा सा लूप ले लेते हैं, मतलब लूप A, B, F, E, A। इस लूप के अंदर जब आप वोल्ट का नियम लगाएंगे तो A से B की तरफ जा रहे हैं, वही सबसे पहले 10 आ रहा है, 2 पर वोल्टेज ड्रॉप -2 I1। B, F से इधर आएंगे तो इसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है और धारा की दिशा में चल रहे हैं हम, तो I2 इंटू 1, यहाँ पे माइनस आ रहा है सेल का, तो -8 बराबर 0। तो ये बना -2I1 प्लस I2 प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 को उधर भेज देंगे हम, तो -2I1 प्लस I2 इक्वल टू -2। ओके, या आप चाहें तो यहाँ पे जो चिन्ह है वो चेंज कर लें, 2I1 माइनस I2 इक्वल टू 2। ये समीकरण नंबर 2 दे दें। अब समीकरण नंबर 2 और 1 को हमें हल करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम 3 से गुणा कर लें तो 3I2, यहाँ पे भी 3I2 हो जाएगा माइनस में, कैंसिल आउट हो जाएगा जोड़ने पर, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 दूने 6I1 और 5I1 कितना हुआ, 11I1। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, लेकिन सेकंड को 3 से गुणा करने के बाद, तो 11I1 बराबर ये 10 है, इसको 3 से गुणा करने पर 6 हुआ, मतलब टोटल कितना हुआ, 16। तो I1 बराबर 16/11 एम्पियर। I1 आ गया। इस I1 को हम पहले या दूसरे किसी भी समीकरण में रख करके I2 निकाल लेंगे, और I1 और I2 का जो योग है वो क्या है, I3। इजी है कि नहीं है। मीन्स हम जो है इस टाइप के किसी भी लूप के अंदर किरचॉफ का नियम लगा करके अलग अलग धाराओं को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है क्लियर हो जाना चाहिए, किरचॉफ के नियम। ओके, थैंक यू।